पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि अभय का ज्यादा तेज प्रेशर आने और लोगों द्वारा बनाए जाने वाले मजाक के कारण वो आर्यन को धमकी देकर वहां से भाग गया था। उसके बाद आर्यन ने महाजन से हीरकुंडी गोली का नुस्खा और उनकी अमृत दुकान की मास्टर से मिलने की मांग की, जिसे उसने यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनसे कोई खास मेहमान मिलने आए हुए हैं। दूसरी तरफ अमृत दुकान के अंदर एक हॉल में बैठी मेघना नाम की लड़की के सामने स्वर्ग संप्रदाय की वो तीनों बहनें खड़ी थी, जहां उनमें से सबसे छोटी बहन तारा उससे महान गुरु यानी कि आर्यन से मिलवाने के लिए भीख मांग रही थी। अब आगे। तारा, इसे भूल जाओ, यह हमारी गलती है, हमने मेघना दीदी को यहाँ आकर परेशान किया, इसलिए हम अब दीदी को और परेशान नहीं करेंगे, बीच की बहन मेघा ने कहा। मुझे वास्तव में खेद है, लेकिन मैं उनकी पहचान को सामने नहीं ला सकती, मेघना ने कहा। मेघा हंसी और कहा, मुझे पता है, महान गुरु की पहचान एक शीर्ष रहस्य है। इस तरह की स्थिति का खुलासा होना बिल्कुल असंभव था। एक बार इसका पर्दाफाश हो जाने के बाद इसे अन्य ताकतों द्वारा दबा दिया जाएगा और यहाँ तक कि हत्या भी कर दी जाएगी। उस समय महाजन ने दरवाजे के बाहर से पूछा, मिस, उसे हीरकुंडी गोली का नुस्खा चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? तारा ने उत्सुकता से पूछा। वो कौन है? वो महान गुरु नहीं हो सकते, है ना? मेघना नाम की लड़की आर्यध्वज हॉल की फायर ग्लास शहर की अमृत दुकान की मास्टर थी। महाजन की बात सुन उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो समझ गई थी कि महाजन किसके बारे में बात कर रहा था और एक पल सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हीरकुंडी गोली का नुस्खा हमारे लिए कितना जरूरी है और वो हमारे गुप्त नुस्खों में से एक है? महाजन ने तुरंत सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। जैसे ही महाजन जाने वाला था, मेघना ने अचानक उसे पुकारा और कहा, क्या उसने बताया कि उसे नुस्खा क्यों चाहिए और वो उसका क्या करना चाहता है? महाजन ने जवाब दिया। उसने कहा था कि वो हीरकुंडी गोली बनाने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन उसके पास गोली का नुस्खा नहीं है, तो वो इसे बना नहीं सकता। मेघना ने तारा की ओर देखा और कहा, उसे हीरकुंडी गोली का नुस्खा दे दो, लेकिन एक शर्त पर। उसे एक समस्या हल करनी होगी। अगर वो यहाँ आना नहीं चाहता है तो उसके शिष्य को उसके लिए इसे हल करने भेजना होगा। शिष्य, महाजन ने अपने दिल में फुसफुसाया। फिर? मेघना दीदी, आप सच में हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं? करे वाह! मेघना दीदी, आप सच में बहुत अच्छी है, तारा ने खुशी से उछलने लगी। मेघा ने कृतज्ञता से कहा, धन्यवाद बड़ी बहन। मेघना मुस्कुराई और कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तो यह खुशी की बात है कि मैं अपनी बहनों के काम आ सकी। मेघना को यकीन नहीं था, लेकिन वो जानता थी कि स्वर्ग संप्रदाय में चंद्रगुप्त नाम का एक बुजुर्ग था। तारा के ऊपर यह एहसान करने का मतलब था कि उसकी पहचान पता लगाई जा सकती थी। एक बार उसकी मदद करना उस पर अनुग्रह करने के बराबर था और यह भविष्य में काम आ सकता था। जहां तक आर्यन की बात है, उसे हीरकुंडी गोली का नुस्खा देना और उसे किसी से मिलने देना एक उचित सौदा था। इसके लिए तो उसे आर्यध्वज हॉल का आभारी होना चाहिए था। मेघना एक व्यापारी लड़की थी, उसने जो कुछ भी किया वो लाभ और अमृत दुकान के विकास के लिए था। कमरे में बातचीत सुनकर महाजन स्वाभाविक रूप से सब कुछ समझ गया था, इसलिए उसने तुरंत कहा, ऐसा है तो ठीक है, वैसे भी आज उसका शिष्य ही यहाँ आया है, मैं अभी जाकर उसे बताऊंगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे एक लड़की की मदद करनी होगी। आर्यन महाजन की शर्त सुनकर चौंक गया था। फिर वो अश्लील ढंग से हंसा और कहा, क्या लड़की सुंदर है? मैं एक प्रेम विशेषज्ञ हूँ जो प्यार में खो गई सुंदर लड़कियों को बचाने में विशेषज्ञता रखता है। महाजन ने कहा, इसका मतलब आप सहमत हैं? आर्यन ने कहा, हाँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन शर्त यह है कि वो सुंदर होनी चाहिए, अन्यथा मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। महाजन हंसा, वो एक परी की तरह सुंदर है, लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा, उसे आपकी असली पहचान के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। हमारी मिस ने पहले ही उसे समझा दिया है। चिंता मत करो, आर्यन ने कहा। कुछ देर बाद आर्यन एक कमरे में बैठकर जल्दी जल्दी से पवित्र चाय का स्वाद ले रहा था।
हर बार जब भी वो यहाँ आता था उसकी ट्रयू एनर्जी बिल्कुल समाप्त हो चुकी होती थी और यहाँ उसे जल्दी से भरने के लिए वो कम से कम एक बड़ा बर्तन तो पिता ही था। लेकिन यह बात और थी कि वो हमेशा उनसे एक घड़ा भरकर मांगता था। ट्रयू एनर्जी को भरने का यह अनुभव करना बहुत संतोषजनक था। ये तो वही है। आर्यन को अजीब तरह से देखते हुए तारा खुद को यह पूछने से रोक नहीं सकी, तुम यहाँ क्यों हो? अब ये मत कहना कि तुम ही महान गुरु के शिष्य हो। भाड़ में जाओ। ये तुम लोग हैं? आर्यन भी थोड़ा हैरान हुआ और तुरंत कहा, यार तुम लोग तो बहुत बड़ी एहसान फरामोश हो, अपनी मदद करने वाले को तुम ऐसे ही सम्मान देती हो क्या? इसे भूल जाओ एल्डर महाजन, आज का मामला सुलझ गया है। यह सिर्फ हीरकुंडी गोली का नुस्खा है। मुझे विश्वास है कि मेरे गुरु की क्षमता के साथ वो आधे महीने से भी कम समय में इसे बना लेंगे। आर्यन ने एक विशेषज्ञ और साथ ही बेहद अहंकारी शिष्य होने का नाटक किया और बड़े कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। महाजन भी हैरान रह गया और उसने अपने मन में सोचा, इसका क्या मतलब था? मेघा ने तुरंत आगे बढ़कर सम्मानपूर्वक कहा, युवा नायक, मेरी छोटी बहन थोड़ी कम बुद्धि की हैं। मुझे आशा है कि आप नाराज नहीं होंगे। युवा नायक हमारा उद्धार करता है, हम तीनों बहनें यह कैसे भूल सकती हैं? वर्षा ने आर्यन की ओर देखा और अपने दिल में सोचा, क्या उसने यह नहीं कहा था कि सिंह परिवार के यंग मास्टर का ड्रैगन गॉड ब्लड निकाला जा चुका है, पंसलियां टूट गई है और शक्तियां निम्न स्तरीय हैं, तो फिर वो अभी भी गोलियां कैसे बना सकता है? आर्यन ने सख्त लहजे और घमंड से कहा, पहले उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। तारा की नाक गुस्से में फूलने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि हमें बचाकर तूने हम पर कोई एहसान किया है? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त मैं बेहोश थी। अगर मैं होश में होती तो हमें बचाने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ती। महान गुरु के शिष्य के लिए इतनी अपमानजनक बातें सुनकर मेघा की आंखें सिकुड़ गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, तारा। ओह! तारा तुरंत चुप हो गई और बड़ी अनिच्छा के साथ आर्यन से कहा, मुझे माफ कर दो। आर्यन ने अपने कान में उंगली घुसाई और कहा, क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुना नहीं। तारा का गुस्सा तुरंत उसके माथे पर सवार हो गया। वो वास्तव में आर्यन का गला घोंटकर हत्या करना चाहती थी, लेकिन मेघा की नजरों को देखकर उसने तुरंत आज्ञाकारी रूप से कहा, मुझे खेद है युवा नायक। वो बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन आवाज वास्तव में मीठी थी, जो एक सुन्न एहसास दे रही थी। आर्यन ने जानबूझकर कहा, इसे फिर से कहो। तारा अब अपने आपे से बाहर हो गई। क्या तुम पागल हो जो एक बार सुनता नहीं है? आर्यन ने तारा की ओर देखा और कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी मदद करूं? बड़ी बहन के लिए मैं इसे सहन कर रही हूं। आर्यन, तुम अगली बार मेरे हाथों में मत पड़ना, वरना मैं तुम्हें 8 टुकड़ों में काट दूंगी। हम्फ, तारा ने गुस्से में कहा। उसका गुस्सैल रूप बहुत प्यारा था। आर्यन ने कहा, जब मैं तुम्हारे हाथों में पड़ूंगा तो उस बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तुम मुझसे जल्दी से माफी मांगो। तारा को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा लाल हो गया। उसका मुंह गुस्से से फूल गया था, लेकिन उसे कोमल होने का नाटक करना पड़ा और कहा, युवा नायक, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। आर्यन ने एक दयालु व्यक्ति बनते हुए कहा, कोई बात नहीं, इसे भूल जाओ। यह युवा गुरु तुम्हारे जैसी छोटी लड़की को परेशान नहीं करेगा। तारा को गुस्सा आ गया। उसके आगे बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन ने मेघा की ओर देखा और कहा, यदि तुम्हें कोई समस्या है तो बेझिझक पूछो, मैं तुम्हें उसका जवाब दे सकता हूँ। तारा ने आर्यन पर अपनी आंखें घुमाई और कहा, तुम मेरी बहन के सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने गुरु को बुलाना चाहिए। क्यों खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो? मेघा ने तुरंत उसे फटकार लगाई। तारा ने तुरंत सिर हिलाया और बाहर देखने लगी। मेघा ने सम्मानपूर्वक पूछा, मैंने उच्च गुणवत्ता वाले तालिस्मानी कागजों का अध्ययन किया था। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं तालिस्मानी कागज की शक्ति को कैसे बढ़ा सकती हूँ। रैंक 2 के तालिस्मानी कागज में हम ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं भर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी। तो फिर मुझे उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना होगा?
अगर आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में एक निम्न श्रेणी के तालिस्मानी कागज में भरा जाएगा तो तालिस्मानी कागज बनाना मुश्किल था। दूसरे शब्दों में कहें तो एक गुब्बारे में अधिक मात्रा में गैस भरने से वो फट जाता है। अगर आध्यात्मिक ऊर्जा को कम किया गया तो शक्ति कम हो जाती और एक निम्न श्रेणी का तालिस्मानी कागज कभी नहीं बनता। आर्यन ने कहा, यह बहुत सरल है, स्याही की जगह डिमन बीस्ट के खून का इस्तेमाल करो। हुह, मेघा हैरान रह गई। बगल में मौजूद महाजन भी हैरान रह गया। उसका दिल अचानक प्रशंसा से भर गया और उसने अपने मन में सोचा, तो इसने इसलिए हमसे इतना सारा सफेद दांतेदार बाघ का खून खरीदा था। फायर ग्लास शहर नहीं, शायद पूरे फायर ग्लास राजवंश में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। उनके हैरान कर देने वाले भावों को देखकर आर्यन ने कहा, यह तो एक छोटी सी बात थी, इसमें इतना हैरान रहने की क्या जरूरत है। क्या आर्यन बना पाएगा रैंक 5 हीर कुंडी की गोली, या फिर वो ऐसे ही डींगे मार रहा था? क्या आर्यन द्वारा बताए गए तरीके को अपनाकर मेघा सच में बना पाएगी एक उच्च श्रेणी का तालिस्मानी कागज? किसने सोचा होगा कि आर्यन पारंपरिक स्याही को बदलने के लिए डिमन बीस्ट के खून का उपयोग करेगा? उसके शब्दों का मेघा पर बहुत प्रभाव पड़ा, जिसने तालिस्मानी कागज तकनीकों की उसकी समझ को पूरी तरह से उलट दिया। अपने दिल में उसने आर्यन के गुरु की अतुलनीय रूप से पूजा की और उसे सीधे अपने आदर्श के रूप में माना। वो एक निम्न स्तर की तालिस्मानी मास्टर थी और इतने वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उसने आखिरकार देखा था कि एक तालिस्मान का असली अर्थ क्या होता है। तो फिर मैं एक विशेषता तालिस्मानी कागज को कैसे बनाऊं? हवा की विशेषता, धर्म की विशेषता, पानी की विशेषता, 3 जन्मजात हड्डियों के साथ एक प्रतिभा होना असंभव है। तुम्हारे स्वामी ने यह कैसे किया? मेघा ने पूछा। यह सवाल बहुत सीधा था। महाजन ने भी सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए, वो भी जानना चाहता था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और कहा, चरित्र। क्या मेघा को समझ नहीं आया और उसने कहा, चरित्र? आर्यन ने समझाया, 3 प्रकार की विशेषता वाले तालिस्मानी कागज बनाना बेहद मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरे गुरु को भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। जहाँ तक इसे बनाने के तरीके का सवाल है, इस बारे में केवल यह कहा जा सकता है कि यह किसी के भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन अगर तुम हवा, भ्रम और पानी की विशेषता वाले डिमन कोर लेने में कामयाब होती हो तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए तालिस्मानी कागज बनाने में मदद करेगा। वो इतना ही कह सकता था। अगर उसने कुछ और कहा तो यह उसकी आय के स्रोत को काट देगा। आर्यन कोई बेवकूफ नहीं था कि वो एक सुंदर लड़की के चक्कर में अपने पैसे कमाने के एकमात्र स्रोत को बंद कर देता। मेघा को अभी भी समझ नहीं आया और पूछा, क्या युवा नायक कृपया अधिक विस्तार से समझा सकते हैं? आर्यन हंस पड़ा। नहीं, लेकिन। मेघा थोड़ी निराश हुई, लेकिन जब उसने सुना कि एक मौका है तो उसने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? आर्यन ने एक मूर्खतापूर्ण भरा बहाना लगाया। मेरे गुरु ने कहा है कि यह उनका पैतृक गुप्त कौशल है, मेरे अलावा वो इसे किसी और को नहीं सिखा सकते हैं। अगर तुम मेरी पत्नी या कुछ और हो सकती हो तो तुम बाहरी नहीं रहोगी, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। छोटी तारा का पहले ही मुंह गुस्से में फूला हुआ था और यह सुन तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगे और उसने गुस्से में उबलते हुए कहा, तुम हंस का मांस खाना चाहते हो? मेढक, इतना दूर मत जाओ। आर्यन भी कहाँ पीछे हटने वाला था, फिर उसने तिरस्कार से कहा, भले ही मैं एक मेढक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा छाती रहित हंस मांस नहीं खाऊंगा। छाती रहित मांस? इसका मतलब था कि उसकी छाती सपाट थी। यह सुन वो एक छोटे बाघ की तरह थी जो आर्यन पर छलांग लगाने और उसे मारने वाली थी। मेरे वो नहीं हैं। तुम्हारी किस आंख ने देखा कि मेरे वो नहीं हैं? मेरे वो बड़े हैं। मेघा ने तारा को पकड़ लिया था। आर्यन ने जानबूझकर कहा, मैंने इसे नहीं देखा। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसे नहीं देखा। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारी छाती मांस रहित है। अगर तुम यह साबित करना चाहती हो कि तुम्हारे वो बड़े हैं तो तुम कपड़े उतारकर मुझे दिखा सकती हो। तुम बड़ी बहन, मुझे जाने दो, मैं उसे दिखाना के लिए अपने कपड़े उतारना चाहती हूँ।
नहीं नहीं, मैं इसे वापस लेती हूँ। मैं उसे मारना चाहती हूँ। तारा इस वक्त गुस्से में उबल रही थी। मेघा थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी और उसने कहा, युवा नायक, मुझे माफ कर दो, मेरी छोटी बहन थोड़ी मंदबुद्धि है। वैसे आज आपके स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। वर्षा बहन, तारा को यहाँ से दूर ले जाओ। फिर मेघा ने महाजन को नमन किया और कहा, कृपया पवेलियन मास्टर मेघना दीदी को बता दीजिएगा कि मैं उनकी बेहद आभारी हूँ। अगर भविष्य में कुछ भी काम हो तो आप कभी भी मुझे खोजने के लिए स्वर्ग संप्रदाय की शाखा हेवन सेक्ट में आ सकते हैं। एक कच्ची सड़क पर तारा गुस्से में दंदनाती हुई चली जा रही थी। तभी आर्यन की कहीं बात के बारे में सोचते ही उसे और अधिक गुस्सा आ गया। उसने वास्तव में कहा कि मेरे पास छाती नहीं है, क्या वो अंधा है? इसके साथ उसने अपनी छाती को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया, फिर अपनी दोनों बहनों की उभरी हुई छाती को देखा और रोते हुए स्वर में कहा, बड़ी बहन, आपकी छाती इतनी बड़ी क्यों है? वर्षा हंसी। तारा, कहीं तुम्हें आर्यन पसंद तो नहीं आ गया है क्या? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? भले ही दुनिया के सभी पुरुष मर जाएं, मैं उसे पसंद नहीं करूंगी। काश मैं उसे 8 टुकड़ों में काट पाती। और आप कह रही है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तारा ने गुस्से में कहा। वर्षा ने कहा, जिस क्षण तुमने उसे देखा तुम्हारा गुस्सा ठीक नहीं था। स्वर्ग संप्रदाय में कई सुंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन तुमने उन्हें देखा भी नहीं। लेकिन जब तुमने उसे देखा तो यह विशेष रूप से अलग था। मुझे लगता है कि तुम शायद उसके प्यार में पड़ गई हो। तारा रोना चाहती थी, लेकिन कोई आंसू नहीं निकले और कहा, वर्षा दीदी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। लेकिन आप और मेघा दीदी, गुफा में आप लोगों ने तो उससे शादी करने के लिए तुम एक पिटाई की तलाश कर रही हो, वर्षा ने गुस्से में डांट लगाई। तारा जोर से चिल्लाई, आपने इसे अपने दिल में कहा होगा। ही आह मेघा दीदी, मुझे बचाओ। रास्ते में मेघा गहन विचार में थी। वो पूरे दिल से तालिस्मानी कागज के बारे में सोच रही थी और लगातार अपने दिमाग में अभ्यास कर रही थी और लगातार अपने दिल में खुद से पूछ रही थी, क्या यह सच में संभव है कि एक विशेषता के डिमन कोर के साथ फ्यूज करने से एक शीर्ष श्रेणी के तालिस्मानी कागज को बनाने में मदद मिलेगी? लेकिन उसे उसी विशेषता का डिमन कोर कहां से मिल सकता है? यह बहुत परेशान करने वाला है, अगर केवल आर्यन इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझा सकें। तीनों स्वर्ग संप्रदाय की बहनों के जाने के बाद महाजन ने आर्यन से पूछा, क्या आप जानते हैं कि वो तीनों कौन हैं? आर्यन ने कहा, स्वर्ग संप्रदाय की शिष्य। महाजन और भी अधिक हैरान हुआ और उसने कहा, आप उनकी पहचान जानते हैं और आप अभी भी इस तरह से बोलने की हिम्मत करते हैं। आप वास्तव में अद्भुत हैं। वो केवल स्वर्ग संप्रदाय की शिष्य नहीं हैं। उन तीनों के पिता सभी स्वर्ग संप्रदाय के बुजुर्ग हैं। उनमें से कोई भी सरल नहीं है। तो क्या हुआ? आर्यन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और कहा, बेकार की चीजों के बारे में बात मत करो। मैंने आपकी शर्तें पूरी कर ली हैं। अब आपको मुझे हीरकुंडी गोली का नुस्खा देना चाहिए। महाजन ने संकोच नहीं किया, गोली का नुस्खा निकाला और कहा, हीरकुंडी गोली का नुस्खा हमारी अमृत दुकान का एक शीर्ष गुप्त गोली नुस्खा है। मुझे आशा है कि आप इसे बाहर नहीं फैलाएंगे। ठीक है। आर्यन ने गोली का नुस्खा लिया और फिर एक साधारण स्पेस रिंग निकाली और कहा, अंदर 100 हील पिल्स और 30 उच्च श्रेणी की हील पिल्स हैं। आप लोगों ने मुझे जड़ी बूटियां दी थी तो कीमत भी पहले की तरह ही होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हीरकुंडी गोली को बनाने के लिए आपके पास जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उन्हें मुझे दे दो। 100 और 30 उच्च श्रेणी पिल्स। महाजन की सांसें तुरंत तेज हो गईं। आर्यन ने उसकी ओर देखा और मजाकिया ढंग में कहा, अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है तो अधिक आराम करो। अगर किसी दिन आपको डर से दिल का दौरा पड़ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। ठीक है। महाजन की आंखें तो अभी भी हीलिंग पिल्स पर टिकी हुई थी। और हाँ, अगर आप लोगों के पास लेवल 5 के डिमन बीस्ट का खून है तो मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ तालिस्मानी कागज बनाने हैं। आर्यन ने महाजन से पूछा। इस वक्त उसके दिमाग में एकमात्र विचार चल रहा था कि जितने अधिक तालिस्मानी कागज उतना ही बेहतर। अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर नहीं मार सकता
तो मैं तुम्हें तालिस्मानी कागज से मार दूंगा। महाजन ने अपने सदमे को दबाने के लिए एक कप पवित्र चाय पी और कहा, सिंह परिवार परिवार की परीक्षा करने जा रहा है। क्या आप भी परिवार की परीक्षा में जाने की तैयारी कर रहे हैं? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। महाजन ने संदेह से पूछा, आपकी उम्र पारिवारिक मूल्यांकन के लिए मानक तक नहीं पहुंची है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने आपको मजबूर किया हो? शायद सर्वजीत सिंह। आर्यन ने कहा, उसके अलावा और कौन हो सकता है? महाजन ने इसे अपने दिल में याद किया और आगे कुछ नहीं पूछा। सिंह परिवार की परीक्षा 4 स्तंभों वाले परिवारों में सबसे कठोर थी। परीक्षा में भाग लेने वाले सभी शिष्यों की आयु 20 वर्ष से अधिक थी और उनकी शक्तियां युद्ध मास्टर के 5वें लेवल से ऊपर थी। आर्यन के लिए यह परीक्षा बेहद कठिन थी। इसके अलावा जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा चिंतित किया वो यह थी कि सर्वजीत सिंह एक शातिर दिमाग का आदमी था और गंदी चालें खेलता था। आर्यन के जाने के बाद महाजन ने तुरंत मेघना को इस मामले की सूचना दी। मेघना ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अंकल ब्लैक को सूचित करो। उन्हें सर्वजीत सिंह की हरकतों पर नजर रखने के लिए कहो। यदि संभव हो तो उन्हें आर्यन की रक्षा करने के लिए कहो और उन्हें बताएं कि मैं उनकी बहुत आभारी रहूंगी। महाजन ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें जल्द से जल्द सूचित करता हूं। मेघना के लिए आर्यन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसकी नजरों में वो एक नायाब हीरे से कम नहीं था जो उन्हें सस्ते में मिल रहा था। आर्यन, तुम्हें एक निपुणता पॉइंट मिला है। आर्यन, तुम्हें एक निपुणता पॉइंट मिला है। आर्यन, तुम्हें एक निपुणता पॉइंट मिला है। लगातार असफल होने के बाद आर्यन ने अपने दिल में सोचा, हीरकुंडी गोली एक रैंक 5 की गोली है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। अमृत दुकान से लौटने के बाद आर्यन ने अपने कमरे में हीरकुंडी गोली का अध्ययन किया, लेकिन दर्जनों प्रयासों के बाद भी वो हर बार विफल हो रहा था। आर्यन ने फिर धीरे धीरे इसका अध्ययन किया। जड़ी बूटियों की विशेषताओं, उनका सही अनुपात और अग्नि के तापमान को समझा। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए। आर्यन, तुम गोली बनाने में सफल हुए। आखिरकार मैं सफल हो गया। आर्यन इस वक्त बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत गोली की वास्तविक विशेषताओं की जांच की। वस्तु हीरकुंडी गोली। ट्रयू एनर्जी 500 पॉइंट्स। विवरण 3 सेकंड में 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स को भरा जा सकता है, लेकिन इसका फिर से इस्तेमाल करने के लिए 5 मिनट का समय लगेगा। इसका सीधा सा मतलब यह था कि आर्यन के पास चाहे कितनी भी गोलियां क्यों ना हो, लेकिन वो 5 मिनट के बाद ही दूसरी गोली का इस्तेमाल कर सकता था और 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स को बढ़ा सकता था। मेरे लिए 3 सेकंड में 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स भरना बहुत हैं। आर्यन इससे ज्यादा उदास नहीं था, इसके विपरीत वो तो बहुत खुश था, क्योंकि अब वो गोली बनाने के नुस्खे को अच्छे से समझ चुका था। क्या महाजन को पता चलेगा कि आर्यन ने 5 दिन के अंदर हीरकुंडी गोली बना भी ली है? आखिर कौन था अंकल ब्लैक? देर रात में सर्वजीत सिंह के कमरे में कल्याण सिंह ने नीची आवाज में कहा, बड़े भाई, डार्किंग्स संगठन के हत्यारे पहले ही फायर ग्लास शहर में आ चुके हैं। हमें बस नंदिश का एकांत से बाहर आने का इंतजार करना है। ठीक है। सर्वजीत सिंह के चेहरे पर खुशी साफ साफ झलक रही थी। फिर उसने उत्साह से कहा, कल पारिवारिक मूल्यांकन है, तुम आर्यन के साथ कैसे निपटने वाले हो? कल्याण सिंह बुरी तरह से हंसा। सब कुछ तैयार है, चाहे आर्यन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो युद्ध आत्मा रैंक के योद्धाओं का मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कल्याण सिंह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और कहा, बड़े भाई, इस बार आर्यन किसी भी तरह नहीं बचने वाला। चाहे उसके पास उड़कर भागने के लिए पंख हो या फिर जमीन खोदकर भागने के लिए पंजे, उसका मरना तय है। अगर हमारे योद्धा उसको संभाल नहीं पाए तो डार्किंग्स संगठन के हत्यारे उसको संभालेंगे, लेकिन उसका मरना तय है। सर्वजीत सिंह की आंखों में एक रोशनी की लहर चमक उठी। आर्यन, अगर तुम पारिवारिक मूल्यांकन में मर गए तो मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन अगर उन्हें पता भी चल गया तो भी कुछ नहीं होगा। तुम टूटी हुई पंसलियों के साथ सिर्फ एक कचरा हो। कचरा, अगर कचरा मर गया तो भला कितने लोग इसकी परवाह करेंगे? हाँ हाँ हाँ।
आर्यध्वज हॉल। महाजन ने मेघना को बताया। बूढ़े ब्लैक की ओर से खबर है, सर्वजीत सिंह ने डार्किंग्स संगठन के हत्यारे को आमंत्रित किया है। इस बार परिवार का मूल्यांकन आर्यन से छुटकारा पाने के लिए है। जैसी मुझे उम्मीद थी, मेघना ने सिर हिलाया। महाजन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा। बूढ़े ब्लैक ने मुझसे कहा कि मैं आपको बता दूं कि आर्यध्वज हॉल स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। एक बार जब आप इसमें शामिल हो गए तो मुझे डर है कि उच्च अधिकारी आपको दोष देंगे। यही कारण है कि आर्यध्वज हॉल हजारों वर्षों तक मजबूती से टिका रहा है। वो कभी भी स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते और न ही वो किसी भी विवाद में शामिल होते हैं। मेघना ने एक पल के लिए कुछ सोचा और कहा, एल्डर महाजन, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ। आधे घंटे बाद मेघना स्वर्ग संप्रदाय की फायर ग्लास शहर शाखा में दिखाई दी। आर्यध्वज हॉल स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, लेकिन कोई और तो कर सकता था। फायर ग्लास शहर में सिंह परिवार की जांच एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। अन्य 3 स्तंभ और रत्न सिंह का शाही परिवार सभी सिंह परिवार की परीक्षा पर पूरा ध्यान दे रहे थे। बेशक हर साल सिंह परिवार के शिष्यों की जांच करने के लिए लोग परीक्षा देखने मैदान में आते थे। यह साल और भी अलग था। इस बार ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी थी। इसका मतलब था कि सिंह परिवार में एक नए ड्रैगन स्पिरिट योद्धा का जन्म होने वाला था। इसलिए तीनों स्तंभ और रत्न सिंह का शाही परिवार इस पर और भी अधिक ध्यान दे रहे थे। प्रजापति परिवार का निवास। श्रीधर प्रजापति ने किसी से कहा, यह बहुत अच्छा अवसर है। हमें पता लगाना चाहिए कि ड्रैगन स्पिरिट योद्धा कौन है। हो सके तो मार डालो। समझ में आया? हाँ बुजुर्ग। प्रजापति परिवार ने अन्य परिवारों की प्रतिभाओं की हत्या करने के लिए कामिकेज नाम के एक समूह का पालन पोषण किया था। वो ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को किसी भी हालत में पनपने नहीं दे चाहते थे, क्योंकि यह प्रजापति परिवार के भविष्य को प्रभावित करेगा। ब्रह्मा परिवार ने भी ड्रैगन स्पिरिट योद्धा की खोज में अपने योद्धाओं को भेजा था। फायर ग्लास शहर के शाही परिवार ने भी अपने योद्धाओं को ड्रैगन स्पिरिट योद्धा की खोज में लगा दिया था। एक बार जब उन्हें ड्रैगन स्पिरिट योद्धा मिल गया तो वो उसे बिना किसी दया के मार डालेंगे। सिंह परिवार पिछले कई वर्षों से बाकी 3 स्तंभों की तुलना में कमजोर पड़ता जा रहा था। सभी सिंह परिवार का नामो निशान मिटाना चाहते थे, लेकिन फिर भी किसी ने भी खुले तौर पर युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि उन लोगों ने सिंह परिवार की सेना को कम आंकने की भूल नहीं की थी। सिंह परिवार फायर ग्लास शहर नहीं, पूरे फायर ग्लास राजवंश के इतिहास को हिला देने वाला एकमात्र प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवार था, और उनकी युद्ध ताकत और युद्ध तकनीक और भी अधिक शक्तिशाली थी। सिंह परिवार का ग्रैंड एल्डर बंद दरवाजे के पीछे एकांत में था। इसका मतलब जो कोई भी ड्रैगन स्पिरिट योद्धा था, वो सिंह परिवार की सेना को नियंत्रित कर सकता था। 3 स्तंभ और शाही परिवार ड्रैगन स्पिरिट योद्धा को किसी भी हालत में देखना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सिंह परिवार की सेना अचानक प्रकट हो। आज रात के अंत में हत्या का इरादा असीम था। आर्यन इससे बेखबर रात का खाना खाकर आंगन में बैठा था जो रूबी ने उसके लिए तैयार किया था। इस वक्त वो चुपचाप रात के आसमान की ओर देख रहा था और रूबी उसके कंधों और पीठ की मालिश कर रही थी। यह भावना बहुत आरामदायक थी। रूबी, जब मैं आसपास ना रहूं तो जितना संभव हो उतना बाहर ना जाने की कोशिश करना। अगर कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत करे तो इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना और सीधे उसको मारने के तालिस्मानी कागज का इस्तेमाल करना, आर्यन ने उसे समझाया। और हाँ, अगर लगे कि ज्यादा बड़ी मुसीबत है तो तुम सीधा अमृत दुकान जाकर महाजन से मिल सकती हो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इस समय आर्यन को केवल रूबी की ही चिंता थी, क्योंकि उसने काफी कोशिश की थी कि रूबी को कल्टीवेशन में मदद करें, लेकिन पता नहीं क्यों रूबी को मुख्य बिंदु समझ ही नहीं आते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका शरीर थोड़ा खास था, जैसे कि वो युद्ध कला की आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वीकार करने में असमर्थ थी। अंत में आर्यन के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। रूबी हल्के से मुस्कुराई। यंग मास्टर, चिंता मत कीजिए, आपने मुझे जो कुछ भी समझाया है वह सब मुझे याद रहेगा। आपको सावधान रहना होगा। सिंह परिवार की परीक्षा सबसे कठिन होती है।
आर्यन ने हाथ बढ़ाया और रूबी का पतला जेड की तरह मुलायम हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, यह यंग मास्टर अजय है। रूबी ने अपने छोटे से हाथ से एक पल के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकी। उसका चेहरा लाल होता जा रहा था, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था और वो और बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक बार यह परिवार का मूल्यांकन खत्म हो जाए तो जो भी मुझे भड़काएगा मैं उसे जान से मार दूंगा, आर्यन ने अपने दिल में सोचा। रात भर आर्यन ने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। वो अपनी सभी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। 1 महीने के अभ्यास के बाद अब उसकी विंड शैडो स्टेप तकनीक पहले स्तर पर पहुंच चुकी थी। ड्रैगन स्लेयर तकनीक की प्रगति बहुत धीमी थी। वीरान ब्लेड का वार 100 से 120 तक पहुंच चुका था और वार की शक्ति भी बढ़ चुकी थी। इसका मतलब था कि अब वो वीरान ब्लेड के एक वार से 100 कट की जगह 120 कट मार सकता था। टोडिंग स्किल का गला घुटन वार भी पूरी तरह से सक्रिय होने पर 400% तक नुकसान पहुंचा सकता था। स्पेस रिंग से मिला लक मूल्य भी एक अतिरिक्त हथियार की तरह था जो उसका भाग्य बदल सकता था। अगर उसके ऊपर कोई अचानक हमला होता है तो लक मूल्य की मदद से वो हमले को टाल भी सकता था। लक मूल्य थोड़ा कम था लेकिन यह भयावह था। गोलियां भी पूरी तरह से तैयार थीं। तालिस्मानी कागज भी पूरी तरह से तैयार थे। वास्तव में उसके पास समय नहीं था। अगर उसके पास अभी भी समय होता तो वो निश्चित रूप से कुछ सुपर कठपुतलियों को परिष्कृत करता। सब कुछ तैयार था, उसे बस परिवार के मूल्यांकन का इंतजार करना था। सुबह के समय आसमान अभी चमक रहा था। सिंह परिवार का युद्धकला क्षेत्र लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कुछ देर बाद सर्वजीत सिंह मंच पर खड़ा हुआ और एक दमदार आवाज में बोला, पारिवारिक मूल्यांकन में सिंह परिवार के प्रत्येक शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए और वर्षों से अपने अभ्यास के सभी परिणामों को दिखाना होगा, ताकि पूरे सिंह परिवार और यहाँ तक कि पूरे फायर ग्लास राजवंश में आपका नाम हो सके। आप लोग सिंह परिवार का भविष्य हैं, सिंह परिवार की उम्मीद है। इसके बाद एक अन्य बुजुर्ग ने कहा, पारिवारिक मूल्यांकन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला दौर, आप लोगों को फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में 3 दिन बिताने होंगे। वहां आप लोगों को डिमन बीस्ट से बचना होगा और उनका शिकार करना होगा। पहले दौर के परिणामों की गणना उन डिमन बीस्ट के अनुसार की जाएगी जिनका आप शिकार करते हैं। फिर उस बुजुर्ग ने डिमन बीस्ट से प्राप्त होने वाले अंकों के बारे में बताया। लेवल 1 डिमन बीस्ट को मारने पर आपको 10 अंक मिलेंगे, लेवल 2 50 अंक, लेवल 3 100 अंक, लेवल 4 500 अंक, लेवल 5 1000 अंक। और हाँ, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप अकेले एक लेवल 3 के डिमन बीस्ट से मिलते हैं तो तुरंत वहां से निकल जाना अच्छा होगा, और यदि आप एक लेवल 4 के डिमन बीस्ट से मिलते हैं तो जितना जल्दी हो सके दौड़ना भागना जो बन पड़ सके वो करना, लेकिन उस जगह मत रुकना। दूसरे दौर में एरिना फाइट होगी। पहले दौर में केवल शीर्ष 16 शिष्य ही भाग ले सकते हैं और प्रथम स्थान के लिए पुरस्कार कुछ इस तरह है। बुजुर्ग के इतना कहने के साथ ही सर्वजीत सिंह मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ और उसने कहा, पहला स्थान पाने वाले को अगले वसंत में स्वर्ग संप्रदाय के चयन में प्रवेश करने की योग्यता, वर्ष के अंत में शाही महल के भोज में प्रवेश करने की योग्यता और सिंह परिवार की स्वर्ग श्रेणी की विधि ड्रैगन ब्रेक को विकसित करने का अधिकार प्राप्त होगा। जैसे ही सर्वजीत सिंह ने बोलना समाप्त किया, आर्यन के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। आर्यन, पारिवारिक मूल्यांकन में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा पर तुम्हें एक मिशन दिया गया है। मिशन, परिवार के मूल्यांकन में प्रथम स्थान हासिल करना होगा। स्तर ए। पुरस्कार 1 लाख ही एक्सपी पॉइंट्स, 1000 ट्रूयू एनर्जी पॉइंट्स, 500 सिस्टम पॉइंट्स और 1 बैटल ड्रैगन आर्मर अर्थ स्टेज। मैंने जैसी उम्मीद की थी, आर्यन ने अपने मन में सोचा। मुझे पता था कि मैं एक मिशन शुरू कर सकता हूँ। 500 सिस्टम पॉइंट्स का इनाम मेरे वर्तमान अंकों के साथ एक फिंडिश कल्टीवेटर के खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। अब तो मुझे अपना पूरा दम लगाना होगा पहला स्थान पाने के लिए। दूसरी तरफ मैदान में हर कोई हैरान था। पूरे सिंह परिवार को स्वर्ग संप्रदाय के चयन में केवल एक स्थान की आवश्यकता है।
अगर हम स्वर्ग संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। यह निश्चित रूप से मेरा है। जो भी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करेगा मैं उसकी जान ले लूंगा। तुमने सुना नहीं क्या? शाही महल के भोज में जाने का मौका मिलेगा। यह हर साल फायर ग्लास शहर में सबसे भव्य भोज होता है और इसमें केवल विभिन्न परिवारों के प्रतिभाशाली लोग ही भाग लेने के योग्य होते हैं। क्या आर्यन हासिल कर पाएगा पहला स्थान? आखिर क्या होने वाला है आर्यन के इस पारिवारिक परीक्षा का नतीजा? सिंह परिवार के सभी शिष्य बहुत उत्साहित थे। इस साल परिवार की परीक्षा के लिए पुरस्कार पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक मूल्यवान थे और पुरस्कारों के अलावा उन्हें सिंह परिवार का पूरा समर्थन भी मिलेगा। सर्वजीत सिंह ने फिर आगे कहा, क्या किसी के पास कोई और सवाल है? एक योद्धा ने आर्यन को देखा और हंस पड़ा। इस साल परिवार की परीक्षा में भाग लेने वाला एक कचरे का टुकड़ा भी है। उसके जैसे कचरे के पास परीक्षा में भाग लेने की योग्यता कहां से आई? जैसे ही उसका बोलना समाप्त हुआ, सभी ने आर्यन की ओर देखा और उन सभी लोगों की आंखों में आर्यन के लिए तिरस्कारपूर्ण उपहास साफ दिखाई दे रहा था। सर्वजीत सिंह के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान फैल गई थी। उस योद्धा ने आगे कहा, मुझे परवाह नहीं है कि उसने पारिवारिक मूल्यांकन में कैसे भाग लिया। मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि अगर वो अंदर ही मर जाता है तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? भाई आर्यन अपनी जगह सही है, लेकिन वो खुद को हर जगह परिवार का यंग मास्टर कहते फिरते हैं। क्या होगा यदि वो इस बात पर किसी से झगड़ पड़े और गलती से मर गए तो? आखिर वो सिंह परिवार के यंग मास्टर हैं, फायर ग्लास शहर के यंग मास्टर हैं। भले ही उसकी पंसलियां टूटी हुई है और ड्रैगन बल चुराया जा चुका है, आखिर वो फायर ग्लास शहर का एक हंसी का पात्र है। हाँ 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 हाँ। पूरे मैदान में मजाकिया हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। सर्वजीत सिंह ने कहा, परिवार की परीक्षा का उद्देश्य आपकी शक्तियों को बढ़ाना है। परीक्षा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से सभी को बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उनसे बच नहीं सकते हैं तो आप केवल पर्याप्त ताकतवर न होने के लिए खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। वो योद्धा आत्मविश्वास से मुस्कुराया, फिर उसने आर्यन की ओर देखा और घमंड से कहा, यंग मास्टर, कोशिश करना कि परीक्षा के दौरान मुझसे ना मिलो, वरना वास्तव में एक दुर्घटना होगी। हाँ 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 यंग मास्टर, हाँ हाँ हाँ। आर्यन, तुम सिंह परिवार के नाम पर एक गंदा धब्बा हो। बेहतर होगा कि तुम मुझसे ना मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। सभी योद्धा आर्यन को गिरी हुई नजरों से देख रहे थे और उसे परीक्षा के दौरान ना मिलने की धमकी देने लगे। आर्यन का चेहरा भावहीन था। वो चुपचाप योद्धाओं की भीड़ में खड़ा उन सभी को देख रहा था और अपने मन उन्हें देखते हुए कुछ फुसफुसाए जा रहा था। 10 स्ट्राइकिंग मूल्य, 20 मूल्य, 30 मूल्य डॉट। इस बार मैं अपने स्ट्राइकिंग मूल्यों को 100 मूल्यों तक बढ़ा लूंगा। चूंकि सर्वजीत सिंह के पास अप्रत्याशित सिद्धांत था, इसलिए आर्यन बहुत अधिक सहज था। सर्वजीत सिंह ने आर्यन की ओर देखा और अपने दिल में सोचा, आर्यन बेटा, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। हाँ हाँ हाँ। एक पल रुकने के बाद सर्वजीत सिंह ने समय को देखा और कहा, चलो परीक्षा शुरू करते हैं। आधे दिन बाद फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला, फायर वुल्फ घाटी। इस विशाल घाटी में केवल एक प्रकार का डिमन बीस्ट था, फायर वुल्फ। घाटी के बाहर खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज से 3 दिन बाद आप सभी को समय पर बाहर आना होगा, वरना आपके परिणाम अमान्य हो जाएंगे। और हाँ, याद रखना कि आप लोग फायर वुल्फ घाटी के अंदर ही रहो, वरना आप लोग बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। चलो अब घाटी में प्रवेश करने का समय आ चुका है। बुजुर्ग की बात खत्म होते ही 100 से भी अधिक सिंह परिवार के योद्धा तुरंत चिल्लाने लगे, क्या कोई है जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है? हमें लेवल 1 युद्धात्मा रैंक का योद्धा चाहिए ताकि हम उसे अपनी टीम में शामिल कर सकें। लगभग समय हो गया है। हमें केवल 5 लोगों की आवश्यकता है। सभी लोग अपनी अपनी टीम में एक काबिल योद्धा जोड़ना चाहते थे ताकि घाटी में वक्त बिताना और डिमन बीस्ट को मारना आसान हो सके। हालांकि कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो पहले वुल्फ घाटी की ओर निकल चुके थे। हफ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाकर खुद से ही कहा,
चलो शुरू करते हैं। फिर आर्यन ने फायर वुल्फ घाटी में कदम रखा। जब उसने फायर वुल्फ घाटी में प्रवेश किया तो सिंह परिवार के कुछ योद्धा तुरंत उसका पीछा करने लगे। दूसरी ओर कल्याण सिंह ने बताया, बड़े भाई, मैंने अपने कुछ योद्धाओं को उसका पीछा करने के लिए कहा है। सर्वजीत सिंह ने कहा, डार्किंग्स संगठन के लोग कहाँ हैं? कल्याण सिंह ने कहा, वो लोग पहले से ही वहां हैं। अगर 2 दिनों के भीतर मेरे योद्धाओं ने उसका काम तमाम नहीं किया तो डार्किंग्स संगठन के हत्यारे कार्रवाई करेंगे। आप आश्वस्त रह सकते हैं, डार्किंग्स संगठन पहले कभी विफल नहीं हुआ है। आखिर अब जाकर सर्वजीत सिंह की बेचैनी थोड़ी कम हुई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा काम किया। 3 स्तंभों और शाही परिवार को एक ही समय में खबर मिली। सिंह परिवार का परीक्षा स्थान फायर वुल्फ घाटी है। श्रीधर प्रजापति अजीब तरह से हंसा। ब्रह्मा परिवार, वैदिक परिवार, शाही परिवार सभी ने अपना कदम उठा लिया है। हम भी अब इस घोड़े की रेस में पीछे नहीं रह सकते। सिंह परिवार पहले से ही पश्चिम में स्थापित हो रहा है। यह फायर ग्लास शहर में स्थिति को बदलने का समय है। कामिकेस को बाहर बुलाओ। जी यंग मास्टर। फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला फायर वुल्फ घाटी से कुछ दूरी पर। बड़ी बहन, क्या हम सच में उस कमीने की रक्षा करने जा रहे हैं? तारा अनिच्छुक थी। जब उसने आर्यन की बात के बारे में सोचा कि उसकी छाती छोटी है तो उसे लगा कि वो फिर से पागल हो रही है। अब जब उसे उसकी रक्षा करनी थी तो वो बहुत अनिच्छुक थी। मेघा हंसी, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम हर दिन उसके बारे में बात करती हो। मुझे लगता है कि तुम उस कमीने को हमसे ज्यादा देखना चाहती हो। हे तारा ने तुरंत कहा, हाँ आपने सही कहा। मैं उसे देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे उसे जल्द से जल्द 8 टुकड़ों में काटना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की मेरी छाती छोटी है। हम मेघा ने कहा, मैं पवेलियन मास्टर मेघना की ऋणी हूँ और मैं आर्यन की भी ऋणी हूँ। मैं इस बार उसकी मदद कर दोनों का ऋण चुका दूंगी। लेकिन आप दोनों क्यों मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई? जब मेघना स्वर्ग संप्रदाय की शाखा पहुंची थी तो उसने तीनों बहनों से आर्यन की रक्षा करने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन इस मामले पर अकेले मेघा ने सहमति व्यक्त की थी और वो वही थी जो आई थी। लेकिन तारा और वर्षा दोनों उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई थी। दोनों लड़कियों के बोलने का इंतजार किए बिना मेघा ने उन्हें चिढ़ाया, तुम दोनों उस कमीने को पसंद करती हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं, तारा ने तुरंत इसका खंडन किया। वर्षा का चेहरा थोड़ा हैरान था और उसने कहा, मैं यहाँ अपनी छोटी बहन की रक्षा करने आई हूँ। तारा ने भी तुरंत कहा, मैं भी यहाँ अपनी बड़ी बहन की रक्षा करने आई हूँ। मेघा हंसी, आप दोनों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आर्यन साधारण दिखता है लेकिन वो एक सुंदर पुरुष है और उसका शरीर एक अद्वितीय आकर्षण का उत्सर्जन करता है। जरूर आप दोनों उसी से मोहित हो गई होंगी। बड़ी बहन, आपने तो उसका अनूठा आकर्षण भी खोज लिया है, क्या आप भी? तारा ने चुपके से कहा। मेघा की आंखें चौड़ी हो गईं। तारा ने तुरंत भागते हुए कहा, हे बड़ी बहन, आपको भी वो कमीना पसंद है? हा हा हा। 4 घंटे बाद सिंह परिवार के सभी योद्धा घाटी में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके थे। आर्यन बिना रुके अपनी फुल स्पीड में भाग रहा था। लगातार 4 घंटे भागने के बाद वो अंत में एक अत्यंत दूरदराज की सीमा पर पहुंचा और यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या कोई सिंह परिवार का योद्धा है। ओह, लगता है इनका कब्रिस्तान यहीं बनेगा। आर्यन पागल नहीं था जो लगातार 4 घंटे तक भागता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो सिंह परिवार के उसका पीछा करने वाले सभी योद्धाओं को एक ऐसी जगह लाना चाहता था जहां वो उन लोगों को आसानी से मार सकें और उसे कोई देख भी ना पाए। सो सो झाड़ियां हिलने की आवाज आई। सिंह परिवार के 3 योद्धाओं से छिपा नहीं रहा गया और वो तुरंत झाड़ियों से बाहर निकले। उन तीनों में जो सबसे आगे था उस योद्धा ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ? उस योद्धा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्यन को क्या कहें, क्योंकि वो लगातार 4 घंटे दौड़कर एक ऐसी जगह आया था जहां उसकी आसानी से कब्र खोदी जा सके। भाइयों, हमला करो। याद रखना, हमने आर्यन को केवल एक दुर्घटना के चलते मारा।
दुर्घटना का कारण यह था कि उसने खुद को अधिक आका और हमारे फायर वुल्फ डिमन बीस्ट को चुराना चाहता था। कुछ सम्मानजनक शब्द कहने के बाद उन तीनों ने तुरंत आर्यन को घेर लिया। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। मेरे मरने से पहले क्या तुम लोग मुझे बता सकते हैं कि क्यों मुझे मारना चाहते हो? उसी योद्धा ने कहा। क्यों? आर्यन ने कहा, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले भी तुम लोगों को नाराज किया है ना? या तुम लोगों को किसी ने आदेश दिया है, सर्वजीत सिंह? उस योद्धा ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हें यह बताने में कोई बुराई नहीं है, वैसे भी तुम एक मृत व्यक्ति हो। तुमने सही कहा, ग्रेट एल्डर ने हमें यहाँ भेजा है। इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि तुमने खुद को अधिक आका और ग्रेट एल्डर के रास्ते का कांटा बन रहे हो। ओह, समझ में आ गया। आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे यकीन हो गया। उस योद्धा ने पूछा, तुम्हें किस बारे में यकीन हो गया? आर्यन के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान दिखाई दी और उसने एक तालिस्मानी कागज अपनी 2 उंगलियों के बीच से निकाला और कहा, वैसे तुम लोगों को बताने का कुछ फायदा नहीं है, तुम लोग उलझन में ही मरो। जाओ। आर्यन ने सफेद दांतेदार बाघ का तालिस्मानी कागज सक्रिय किया। फिर उसने विंड शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया, जिससे उसके पैरों के नीचे हवा दिखाई दी और भ्रम की परतें दिखाई दी। उसकी गति और दिशा को देखना असंभव था। तालिस्मानी कागज आग की तेज लपट में जलने लगा और उसमें से एक सफेद दांतेदार बाघ बाहर निकलकर तुरंत सिंह परिवार के एक योद्धा पर झपटा और उसको जमीन पर गिरा दिया। फिर अपने नुकीले दांतों से उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया। गर्दन अलग होते ही उसके शरीर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। इसी के साथ आर्यन के दिमाग में आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें इस दुष्ट योद्धा को मारने के लिए 90 एक्सपी पॉइंट्स, 10 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। इस बीच आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल कर युद्ध मास्टर के 8वें लेवल के एक और योद्धा को एक ही कट से मार डाला। एक और हत्या के बाद आर्यन के दिमाग में सिस्टम की वही आवाज फिर से सुनाई दी थी। फिर आर्यन हवा में उछला और अपने सभी अंगों को फैलाते हुए तेजी से जमीन पर उतरा। गुआ गुआ। उस योद्धा का दिमाग सुन पड़ गया। 3 सेकंड से भी कम समय में उसके 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। जब उसने आर्यन को जमीन पर पड़ा और अजीब हरकत करते देखा, तो उसके दिमाग में पहला विचार अपनी जान बचाकर भागने का आया। आर्यन, तू बस इंतजार कर, मैं जल्द तुमसे अपना बदला लेने आऊंगा। यह कहते हुए वो तेजी से भागने लगा। यह देखकर कि आर्यन उसका पीछा नहीं कर रहा था, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने अपने मन में सोचा, अब वो मुझे पकड़ नहीं। इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, बैंग, उसका शरीर तेजी से आगे की ओर भाग रहा था, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। तभी एक शक्तिशाली लहर उसके आंतरिक अंगों में घुस गई और उसने अपने पीछे एक ठंडी आवाज सुनी, कुंबे कुविंक। उसके गुर्दे और 6 आंतें हिंसक रूप से मुड़ गईं, जैसे कि उन्हें बुरी तरह फेंटा जा रहा था। पफ पफ पफ। उसके मुंह से ताजा खून बाहर निकलने लगा और उसके सभी आंतरिक अंग मुश में बदल गए थे। अंत में वो जमीन पर गिर गया। क्या सर्वजीत सिंह ने बस इन्हीं 3 योद्धाओं के उसके पीछे भेजा था, या फिर अभी और भी योद्धा छिपे हुए थे? क्या डार्किंग्स संगठन के योद्धा भी आर्यन के पीछे उसे मारने पहुंच चुके हैं? आखिरी योद्धा के मरने के बाद भी एक बार फिर से सिस्टम की आवाज सुनाई दी थी। आर्यन ने एक सर्द आवाज में कहा, मुझे उत्तेजित मत करो, वरना भले ही वो स्वर्गीय राजा हो, फिर भी मैं उसे मार दूंगा। इस वक्त उसके शरीर से खतरनाक शक्तियां बाहर निकल रही थीं। सिंह परिवार के उन तीनों योद्धाओं को मारने के बाद भी आर्यन नहीं रुका, बल्कि घाटी में गहराई तक जाना जारी रखा। 1 घंटे बाद प्रणव गुस्से में चिल्लाया, तुम सभी लोग बेकार हो, तुम लोगों से एक कमजोर लड़के पर नजर नहीं रखी गई। यंग मास्टर, अब हम क्या करें? प्रणव ने सर्द आवाज में कहा, हमें उसकी खोज जारी रखनी होगी। ध्यान रखना, तुम लोगों को उसे जिंदा पकड़ना होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। उसे उन दोनों थप्पड़ों का बदला लेना था जो आर्यन ने उसके दोनों गालों पर किसी जख्म की तरह छापे थे। ठीक है मास्टर। आर्यन रुकने से पहले फायर वुल्फ घाटी की गहराई में पहुंच चुका था।
उसने एक उग्र भेड़िए को देखा जिसका शरीर उसके सामने एक लौ की तरह जल रहा था। अब शिकार का वक्त है, इतना सोच उसने विंड शैडो स्टेप तकनीक सक्रिय की। विंड शैडो स्टेप तकनीक सक्रिय होते ही उसका शरीर धुंधला पड़ गया। वो किसी बिजली की स्पीड से भाग रहा था, एक हवा की तरह और एक भ्रम की तरह भी। इससे पहले कि लेवल 1 का फायर वुल्फ प्रतिक्रिया कर पाता, आर्यन ने उसका सिर काट दिया। फायर वुल्फ मरने के तुरंत बाद उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन तुम्हें फायर वुल्फ को मारने पर 100 EXP पॉइंट्स और 10 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स मिले हैं। सिस्टम की आवाज सुनते ही उसका खून खोलने लगा और उसका रोम रोम जोश से भर गया। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना शक्तियों का लेवल बढ़ाऊं। फिर उसने फायर वुल्फ के सिर को स्पेस रिंग में रखा जो सिंह परिवार ने उसे दी थी और मारने के लिए दूसरे फायर वुल्फों को ढूंढना शुरू कर दिया। जब भी वो किसी फायर वुल्फ को मारता, हर बार उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती थी। 2 घंटे बाद आर्यन तुम्हारी शक्तियों का स्तर बढ़कर लेवल 7 युद्ध मास्टर पर पहुंच चुका है। सिस्टम की आवाज सुनाई दी, 7वें लेवल का युद्ध मास्टर भी काफी नहीं है, आर्यन ने खुद से कहा, क्योंकि परीक्षा में भाग लेने वाले योद्धा आधे से ज्यादा युद्ध आत्मा रैंक में थे। अगर वो उन सभी से बचना चाहता था तो उसे अपनी शक्तियां जल्द से जल्द बढ़ानी होगी, क्योंकि वो उनमें से बस कुछ का ही सामना कर सकता था। आर्यन के पास फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में जितना भी समय है उसका अच्छे से उपयोग करना पड़ेगा। केवल शक्तियां बढ़ाकर ही वो उन युद्ध आत्मा रैंक के योद्धाओं से मुकाबला कर सकता था। इसके बाद आर्यन ने फिर से लेवल 1 के फायर वुल्फों को मारना शुरू कर दिया। वो जितना अधिक उनको मार रहा था वो उतना ही उग्र होता जा रहा था। पिछली बार फायर ग्लास पर्वत श्रृंखला में डिमन बीस्ट को मारने के अनुभव के साथ उसके लिए लेवल 1 के डिमन बीस्ट से निपटना बेहद आसान था। एक पूरा दिन आर्यन घाटी की गहराई में लगातार फायर वुल्फों को मार रहा था। उसने उनकी लाशों के ढेर पर देर लगा दिए थे। उसके EXP पॉइंट्स में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई थी। रात हो चुकी थी और डिमन बीस्ट का घाटी में नियंत्रण का समय आ चुका था। रात के समय डिमन बीस्ट शिकार पर निकलते थे और उनके रास्ते में जो भी शिकार खाने योग्य होता वो उनका शिकार करते थे। इस समय सभी प्रकार के डिमन बीस्ट बाहर आते थे, जिस कारण रात और भी क्रूर हो जाती थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनकी रात की दृष्टि मनुष्यों की तुलना में बहुत बेहतर थी। हाउल, एक चट्टान पर खड़े फायर वुल्फ की आवाज पूरी घाटी में गूंजने लगी। उसके बाद घाटी में 10,000 से अधिक फायर वुल्फों की एक साथ हुंकार मारने की आवाज ने पूरी घाटी को एक खतरनाक आभा से भर दिया था। रात के इस समय सिंह परिवार के सभी योद्धा छिपे हुए थे, लेकिन एक पागल योद्धा अभी भी शिकार पर निकला हुआ था। उसे शिकार करने में बहुत मजा आ रहा था। हाँ, फायर वुल्फ एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। यह मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं एक रात और ऐसे ही शिकार करता हूँ तो मैं पक्का लेवल 8 का युद्ध मास्टर बन जाऊंगा। आर्यन को डिमन बीस्ट का बिल्कुल डर नहीं था। उसे केवल इतना डर था कि शिकार के लिए डिमन बीस्ट खत्म ना हो जाए। इस वक्त घाटी में ताजा खून की गंध चारों ओर फैली हुई थी। फायर वुल्फ अपने साथियों के खून की गंध सूंघ एक जगह इकट्ठा होकर आर्यन की ओर बढ़ रहे थे। वुल्फों के इस झुंड में 500 से अधिक वुल्फ थे। आर्यन को वुल्फ नहीं बल्कि उसे तो अपने सामने बढ़ने वाले पॉइंट्स दिख रहे थे, क्योंकि वो जितना अधिक मारेगा उतने अधिक उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे। मैं इन सभी को मार दूंगा। इसके बाद उसने विंड शैडो स्टेप तकनीक का इस्तेमाल किया और उन सभी वुल्फों पर किसी शेर की तरह झपट पड़ा और उन्हें किसी गिलहरी की तरह नाचते हुए मारना जारी रखा। बड़ी बहन, क्या आपको लगता है कि वो पागल है? क्या उसे पता नहीं है कि रात में डिमन बीस्ट का दबदबा होता है? क्या वो छिपने वाला नहीं है? बड़ी बहन, फायर वुल्फ की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि वो सभी उस पागल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या हमें? स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनों ने 1 घंटे पहले आर्यन को ढूंढ लिया था। वो किसी साय की तरह उसका पीछा कर रही थी और उस पर नजर बनाए हुई थी। मेघा ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, हमने मेघना दीदी से जो वादा किया था वो डार्किंग्स संगठन के हत्यारे से निपटने के लिए था।
बाकी मामलों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तारा एक पल के लिए चौंक गई और बोली, बड़ी बहन क्या यह सही रहेगा? सबसे बड़ी बहन वर्षा ने उसे छेड़ते हुए कहा, छोटी बहन क्या तुम्हारा दिल दुख रहा है? तारा ने तुरंत कहा, मेरा दिल क्यों दुखेगा? अगर वो मर भी गया तो मुझे अफसोस भी नहीं होगा। उस बेवकूफ को खुद को अपनी फिक्र नहीं है। वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे पता भी नहीं कि वो इस वक्त फायर वुल्फों से घिरा हुआ है। वर्षा हंसने लगी और बोली, तुम अभी कह रही हो कि तुम्हें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जल्दी से उसकी मदद करना चाहती हो। तभी अचानक रात के घने अंधेरे में दिल दहला देने वाली गुर्राहटें गूंजने लगीं। एक गहरे हरे रंग की आंखों की जोड़ी ठंडी रोशनी से चमकती हुई फायर वुल्फों के झुंड के पीछे दिखाई देने लगी। उसके शरीर से निकलने वाली शक्तियों की आभा बहुत खतरनाक थी। उसके अगल बगल चल रहे 100 से भी अधिक वुल्फ, उनकी शक्तियां भी झुंड में मौजूद बाकी सभी वुल्फों से अधिक थी। हत्या के इरादे से कदम दर कदम झुंड के बीच से आर्यन की ओर बढ़ते हुए उन सभी के दांतों में एक ठंडी रोशनी चमकने लगी थी। आर्यन वुल्फों का शिकार करने में इतना तल्लीन था कि अब उसकी ट्रयू एनर्जी भी खत्म होने के कगार पर थी। हरे रंग की आंखों वाले वुल्फों के झुंड को देख उसने तुरंत अपना सिर उठाया और एक हीरकुंडी गोली खा ली। हीरकुंडी गोली खाने के तुरंत बाद उसके 500 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स बढ़ गए। उसने इस गोली का आज पहली बार इस्तेमाल किया था। उसी समय स्नो व्हाइट वुल्फ ने अपनी आंखें रगड़ी और एक जोरदार अंगड़ाई काटी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी तक नींदों के खुमार में था। फिर उसने कहा, मास्टर क्या आप मेरी कुछ मदद चाहते हैं? आर्यन ने कहा, सोते रहो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। ओह, स्नो व्हाइट ने बिना कुछ कहे जम्हाई ली। वो मुड़ गया और वापस अपने पेट स्पेस में सो गया। आर्यन ने अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू किया और अपने दाहिने हाथ में वीरान ब्लेड को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर धुंधला होने लगा और उसने एक जंगली हंसी के साथ कहा, आओ। इतना कह उसने एक कदम पटका और उन हरे रंग की आंखों वाले वुल्फों के झुंड की ओर भागा। क्या उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे लगता है कि वो इन वुल्फों को मार सकता है? बड़ी बहन, हमें क्या करना चाहिए? तारा चिंतित नजर आ रही थी। वो आमतौर पर आर्यन के साथ झगड़ा करना पसंद करती थी, लेकिन उसका दिल बहुत दयालु था। वर्षा ने तारा को इस बार चिढ़ाया नहीं, लेकिन गंभीरता से मेघा से पूछा, मेघा, अगर हमने कोई कदम नहीं उठाया तो वो फायर वुल्फों द्वारा फाड़ दिया जाएगा। मेघा भी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत किया और कहा, पहले एक नजर डालते हैं। पता नहीं क्यों आर्यन को देख एक पल के लिए उसे लगा कि वो उन सभी को मार देगा। वुल्फों के उस झुंड को देख आर्यन बिल्कुल भी घबराया नहीं। इसके बजाय उसकी आंखों में उत्साह का एक निशान देखा जा सकता था। आर्यन के पैर हवा और छाया की तरह थे और उसके हाथ में वीरान ब्लेड लगातार चल रही थी। त्वचा खोल, गला घोट, हड्डी तोड़, ड्रैगन स्लेयर तकनीक के सातों हमलों का इस्तेमाल करते हुए वो वुल्फों के झुंड में हर एक वार से एक वुल्फ की जान ले रहा था। वीरान ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे वो ज्यादा अधिक समय तक ड्रैगन स्लेयर तकनीक की शक्तियों का साथ देने में असमर्थ होगा, और आर्यन के हाथों में बिना रुके कांपने लगा। ड्रैगन स्लेयर तकनीक की सातों चाल पूरी हो गई थी। आर्यन एक पल के लिए पीछे हटा और आसपास के वुल्फों के झुंड को देखा। दर्जनों फायर वुल्फ की लाश नीचे पड़ी थी और खून चारों ओर बिखरा पड़ा था। क्या आर्यन इन सभी फायर वुल्फों को खत्म कर पाएगा? क्या आर्यन की मदद करने स्वर्ग संप्रदाय की तीनों बहनें बाहर आएगी? आखिर डार्किंग्स संगठन के हत्यारे कहां छिपे बैठे थे? आखिर क्या होगा आर्यन की इस दिलचस्प स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहें हमारी स्टोरी स्पिरिट वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल वाला आइकन भी दबा दे। फिर मिलते अगले एपिसोड में, तब के लिए अलविदा।